दोस्तों, सुकून एफएम चैनल पर आपका स्वागत है। आपको बेमानी मोहब्बत कहानी कैसी लग रही है? आप ये हमें ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज हम सुनने जा रहे हैं 166वां एपिसोड। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जोगिंदर ने माही को जबरदस्ती गोद में उठा लिया था और अपने सोफे पर ले गया। उसके चेहरे पर एक भयानक सी हंसी झलक रही थी। फिर उसने माही को सोफे पर पटका और अपना कुर्ता उतार दिया। वो माही के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो! माही जोर जोर से चिल्लाई। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी, लेकिन जोगिंदर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उधर जैसे ही माही की आवाज बेहोश पड़े युवराज के कानों में पड़ी, उसका शरीर में भी हलचल होने लगी थी। जोगिंदर ने माही के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और गाली देते हुए बोला, हरामजादी, तेरी हिम्मत कैसे कि तू जोगिंदर को लात मारे? अब देख मैं तेरा हाल क्या करता हूं। ये कहते ही जोगिंदर फिर से माही पर झपट पड़ा। उसने माही की बाजों से उसके कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। उसे चूमने की कोशिश करने लगा। माही उसके नीचे पड़ी छटपटा रही थी। जैसे ही जोगिंदर माही को चूमने के लिए अपना चेहरा उसके पास लेकर आया, तभी माही ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। जैसे उसने आंख बंद की, उसकी आंखों पर और उसके चेहरे पर जैसे गरम गरम लावा आ रहा था। उसने झटके से आंखें खोली और उसकी चीख निकल गई। ये कोई लावा या पानी नहीं, जोगिंदर का शरीर बिना सिर के माही के ऊपर गिर गया था। सब लोग अपनी जगह पर जैसे जम से गए थे। ईगल गैंग के सरगना यानी मुंबई अंडरवर्ल्ड के नए बनने जा रहे किंग ने अपना सर झटक दिया था। अभी कुछ देर पहले तक जो जगह शोर शराबे और वहसी गूंज से गूंज रही थी, वहां पर अब सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा था। जैसे वो तलवार चली, एक झटके में मौत अपने नंगे पांव दौड़ते हुए आई और जोगिंदर का सिर धड़ से अलग कर गई। खून की एक मोटी धार ने चारों ओर के माहौल को और भी डरावना बना दिया था। माही की आंखें चौड़ी हो गई, उसकी पतलियां स्थिर हो गई, सांसें रुक सी गई थी। उसने अपने दिल की धड़कनें तेजी से महसूस होती दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने उसकी छाती पर पत्थर रख दिया हो। उसकी हथेलियां ठंडी पड़ चुकी थी। उसे एक ही पल में लगा कि उसके दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपने ऊपर पड़े जोगिंदर के भारी शरीर को देखकर चीखते हुए उसे दूर से धक्का दे दिया और घबराहट से उठकर भागी। वो सीधा टीना के पास पहुंच गई, जो एक कोने में सिकुड़ी हुई थी। टीना का चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। होठ कांप रहे थे और आंखों में ऐसा भय था जैसे उसने खुद यमराज को देख लिया हो। माही ने उसे कसकर गले लगा लिया। टीना, टीना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी हिम्मत रखो। लेकिन उसकी खुद की आवाज भी कांप रही थी। माही की आंखों में अब खून के छींटे और जोगिंदर का धड़ झिलमिला रहा था। पूरा अड्डा गहरे सन्नाटे में डूब चुका था। कोई भी अपने जगह से हिल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उनकी आत्मा को उनके शरीर से बाहर खींच लिया हो। सबकी निगाहें उस दिशा में टिक गई थी जहां से हमला हुआ था। आखिर किसने किया था ये हमला? वहां पर खड़े सभी लोगों ने धीरे धीरे उस दिशा में देखना शुरू किया। सूरज की पहली किरण अब उस अंधेरे कोनों से टकरा रही थी और उनकी रोशनी में एक परछाई उभर रही थी। एक लंबी चौड़ी छवि जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी जैसे किसी शेर की जो अपने शिकार को घूर रहा हो। जब वो व्यक्ति पूरी तरह प्रकाश में आया, तो वहां मौजूद हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। किसी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। युवराज! माही की आंखों से आंसू बहने लगे। सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि युवराज ही था। लेकिन आज जिस युवराज को वो देख रहे थे, उन्होंने आज तक ऐसा युवराज कभी भी नहीं देखा था। उसका पूरा शरीर खून से सना हुआ था। उसके चेहरे पर जगह जगह चोटों के निशान, होठों से खून टपक रहा था। कपड़े फट गए थे, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी ज्वाला थी जो आग की तरह जल रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह स्थिर थी। टीना को यह दृश्य किसी डरावनी कहानी जैसा लग रहा था। माही ने आगे बढ़कर उसे संभालना चाहा, लेकिन युवराज के चेहरे पर जमी कठोरता देखकर वो वहीं पर रुक गई। कैसे जिंदा बचा है ये? पीछे खड़े गैंग के किसी सदस्य ने एक दूसरे से सवाल करना शुरू कर दिए। कुछ की सांसें अटक गई, कुछ ने तो अपने हथियार ही गिरा दिए थे। तभी अचानक से मौसम ने करवट ली। घने बादल घिर आए और एक तेज बिजली चमकी। आसमान में गड़गड़ाहट हुई और देखते ही देखते बूंदें गिरने लगी। युवराज वहीं का वहीं खड़ा रहा, बारिश में भीगता हुआ और खून के छींटों को पानी के साथ मिलते हुए। उसका चेहरा धीरे धीरे साफ हो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो गुस्से की आग थी, वो अब भी उतनी ही तेज चल रही थी। जोगिंदर की मौत के बाद पूरे माहौल में एक अजीब सी सनसनी फैल गई थी। एक और उसका खून से लथपथ शरीर पड़ा था, और दूसरी ओर उसके गैंग के लोग और दूसरे छोटे बड़े गैंग्स के लीडर, जो अब तक उसकी छत्र छाया में काम कर रहे थे, अब उस खाली पड़ी गद्दी को हथियाने का सपना देखने लगे थे। वहां मौजूद अन्य छोटे गैंग के लीडर्स के दिमाग में एक ही सवाल उठ रहा था, अब अगला बॉस बनेगा कौन? हर कोई अपने अपने गुट के साथ खड़ा था। सबकी निगाहें एक दूसरे पर थी, गुस्से से भरी, लालच से सरोबार।
जैसे ही किसी को इशारा मिलेगा गोली चल जाएगी, खून बहेगा और कोई नया नाम इस अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनेगा। कुछ लोगों की निगाहें युवराज पर टिक गई थी। माधव अब तक जोगिंदर के सिर को देख रहा था। उसके हाथ भी कांप गए थे। वो यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसके पिता, जो पूरी मुंबई पर राज करने का सपना देख रहे थे, वो अब खुद जमीन पर लाश पड़कर गिर पड़े थे। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन माहौल में जो सनसनी फैल चुकी थी वो किसी तूफान से कम नहीं थी। चारों ओर लाशें बिछी हुई थी, खून से सनी जमीन और जलते हुए टायरों से उठता हुआ धुआं इस बात का सबूत है कि यहाँ कुछ भयानक हुआ था। हर किसी की आंखों में लालच, गुस्सा और सत्ता की भूख झलक रही थी। अभी कुछ देर पहले तक जो लोग जोगिंदर के इशारों पर चलते थे, अब उसकी मौत के बाद उसकी कुर्सी कब्जा जमाने का सपना देख रहे थे। माधव अब तक अपने पिता की लाश के पास घुटनों के बल बैठ गया था। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी, उसके हाथ गुस्से से कांप रहे थे, उसका चेहरा गुस्से और बदले की आग में जल रहा था। और लेकिन जब उसने चारों तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि यहाँ तो कोई खुद को अपना बॉस मान चुका है। उसे हर चेहरे पर विद्रोह की झलक दिखी। ये देखकर उसका खून भी खोल उठा। वो एक झटके में खड़ा हुआ और दहाड़ते हुए बोला, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई है सोचने की? मेरे पिता अभी अभी मरे हैं और तुम लोग उनकी ही कुर्सी की लड़ी लड़ने के लिए तैयार हो गए। मैं अभी तक जिंदा हूं। वो बोलते हुए गुस्से में आगे बढ़ा और अपनी बंदूक निकालकर हवा में गोली चला दी। सुन लो, इस गैंग का अगला बॉस मैं ही हूं, और अगर किसी ने मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो मेरे पापा की तरह जमीन पर लाश बनकर गिरेगा। उसके शब्दों में गुस्सा ही नहीं, बल्कि अपने पिता की विरासत को बचाने का जुनून भी था। लेकिन बाकी गैंग्स के लीडर उसके इस ऐलान से सहमत नहीं थे। नहीं माधव, यह कोई खानदानी सत्ता नहीं जो तुम्हें विरासत में मिल जाएगी। एक छोटे गैंग के लीडर जो अभी तक चुप खड़े थे और सब देख रहे थे, वो अचानक गरज उठे। उसकी आवाज में बेबाकी थी और आंखों में बगावत की चमक थी। यहां कोई नेपोटिज्म नहीं चलेगा। अगर तुम इस कुर्सी पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। तुम्हारे पापा ने भी अपनी ताकत से यह कुर्सी हासिल की थी। बाकी लोग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। धीरे धीरे वहां खड़े बाकी गैंग्स भी लोग अपने आपस में फुसफुसाने लगे थे। माहौल की बगावत की बू थी। जैसे एक चिंगारी उठ चुकी थी, अब वो पूरे जंगल को जलाने की तैयार थी। क्या कहा तूने? माधव की आंखें गुस्से से जल उठी। उसने अपनी बंदूक उठाई ही थी कि अचानक एक चकाचौंध कर देने वाली चमक उठी और एक चमचमाता हुआ खंजर हवा में लहराता हुआ अगले ही पल उस गैंग लीडर की गर्दन के आर पार कर दिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। गले से खून की मोटी धार बह रही थी। उसने अपनी गर्दन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन खून का फवारा इतना तेज निकला कि वह लड़खड़ाते हुए नीचे गिर पड़ा। उसकी आंखों में खौफ था, लेकिन कुछ ही पलों में वो ठंडा पड़ गया था। सभी लोगों ने यह दृश्य अपनी आंखों से देखा था, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कह सका। सभी ने एक साथ देखा, विकराल। उसका खंजर अभी अभी खून से सना हुआ था। उसने इतनी तेजी से हमला किया था कि किसी को समझने का मौका भी नहीं मिला। विकराल ने अपने खंजर को खून से सने हाथों से निकाला और गुस्से में चिल्लाया, अगर तुम में से किसी ने भी माधव भाई के खिलाफ जाने की हिम्मत की तो उसका भी यही हाल होगा। विकराल की आवाज में ऐसी दहशत थी कि बाकी सभी छोटे बड़े गैंग्स के लीडर जो अब तक विद्रोह के सपने देख रहे थे, अपने ही ख्यालों से डर गए। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि माधव के खिलाफ कुछ अब बोल पड़े। कुछ लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे। किसी की आंखें माधव से नहीं मिल रही थी। यह साफ था कि अब कोई खुलकर बगावत करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। चारों ओर सन्नाटा छा गया। माधव के चेहरे पर अब एक खौफनाक मुस्कान थी। उसकी आंखों में जीत की चमक आ गई थी। इस खून खराबे और शक्ति संघर्ष में सबकी नजरें माधव और विकराल पर टिकी थी। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा कि पास ही खड़ा एक और शख्स भी इस पूरे सीन को लगातार घूर रहा था। वो अब तक चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में जो तूफान था उसे कोई नहीं समझ पाया था। बारिश अभी भी हो रही थी, बिजली चमक रही थी और युवराज की चोटें अब भी उससे दर्द का एहसास करा रही थी। लेकिन वो शांत एक शिकारी की तरह जो अपने सही समय का इंतजार कर रहा था। वो अपने मुट्ठी कसता चला गया। उसकी नसें तन चुकी थी। उसके अंदर अब भी वो गुस्सा था, वो क्रोध जिसने उसे जिंदा रखा था। विकराल ने माधव की ओर देखा और धीरे से पूछा, आगे क्या करना है भाई? माधव की आंखें एक पल के लिए अपने पिता की लाश पर गई। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, सबसे पहले मेरे पिता के कातिल से बदला लेना है। उसकी आवाज में बदले की ऐसी आग थी कि वहां खड़े लोगों की रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई। माही और टीना जो अब तक चुप खड़ी थी, एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़े खड़ी थी। वे इस नई जंग का आहट को महसूस कर सकती थी। युवराज ने धीरे से अपनी मुट्ठी खोली और अपनी आंखों में एक नई चमक ले आया। माधव की आंखों में जलती नफरत क्रूरता की हदें पार कर चुकी थी। यह सिर्फ सत्ता की भूख नहीं, बल्कि एक विकृत मानसिकता का शिकार भी था। उसने अपनी गंदी नीयत को जाहिर करते हुए युवराज की ओर इशारा किया और ठंडी आवाज में अपने आदमियों को आदेश दिया, इस बार इसे जिंदा मत छोड़ना। इसकी मौत के बाद इसकी पत्नी मेरी रखेल बनेगी।
ये सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान के रोंगटे खड़े हो गए। हवा जैसे कुछ पल के लिए थम गई और माधव के मुंह से निकले शब्दों में जो घिनौना इरादा था, उसने सबको भीतर तक झकझोर दिया था। युवराज की आंखों में खून उतर आया। उसने अंदर से जैसे ज्वालामुखी फटा हो, उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा। वहां खड़ा माधव की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। माधव ने उसकी आत्मा को ललकारा था, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाई थी। अब ये लड़ाई सिर्फ जिंदा रहने की नहीं, ये लड़ाई बदले की थी और इज्जत की थी। ईगल गैंग के आधे लोग पहले ही मारे जा चुके थे। अब माधव के पास मुश्किल से कुछ ही लोग बचे थे, लेकिन ये कोई मामूली लोग नहीं थे। ये सब अंडरवर्ल्ड के खूंखार हथियारे जो इस तरह की लड़ाई लड़ने में माहिर थे। वे सभी वहीं पर खड़े थे, जिन्होंने पहले भी युवराज की ताकत देखी थी। वे जानते थे कि अकेले अकेले इस आदमी से भिड़ना मौत को बुलावा देना जैसा है। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। हम इसे अकेले नहीं हरा सकते, दूसरे ने कहा। तो हमें क्या करना चाहिए? हम इसे 10-10 के ग्रुप्स में घेर कर हमला करेंगे। कोई एक साथ नहीं लड़ेगा, बल्कि अलग अलग स्टाइल से वार करेंगे, जिसे इसे बचने का मौका ही नहीं मिलेगा। माधव ये सुनकर सिर हिलाया और आदेश दिया, मार डालो इसे। पहला ग्रुप तैयार हो गया। इनमें से सभी फ्री स्टाइल फाइटर्स थे, जो मार्शल आर्ट के स्टेज 1 लेवल 2 पर थे। वे खतरनाक थे, लेकिन युवराज के सामने बच्चे लगते थे। अब क्या होगा आगे? क्या युवराज इन सभी को निपटा पाएगा? क्या माही और टीना को बचा पाएगा? क्या अपनी जान भी बचा पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। दोस्तों, 167वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज को घेरने के लिए उन सबने अपनी अपनी योजना बना ली थी। हम 10-10 के ग्रुप्स में लड़ेंगे, एक ने फुसफुसाते हुए कहा। पहला ग्रुप फ्री स्टाइल फाइटर का था, जो बिना किसी नियम के लड़ते थे। उनके हमले बर्बर होते थे, हड्डियां तोड़ने वाले और मौत के घाट उतारने वाले। युवराज ने दूर से आते इन आदमियों को देखा, लेकिन वो वहीं पर खड़ा रहा, अचल अडिग मौत का देवता बनकर। पहला फाइटर जिसने हमला किया, उसकी आंखों में हैवानियत थी। उसने एक तेज किक युवराज के पेट पर मारी, लेकिन युवराज को जैसे ही पहले पर हमले की भनक थी, उसने बिजली की तेजी से अपने दोनों हाथों से उस किक को रोक लिया और उसी पल एक जबरदस्त मुक्का उसके चेहरे पर मारा। धड़ाम! वो लड़का हवा में उलटकर जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से खून बहने लगा, उसके दांत टूट चुके थे। वो तड़प उठा। दूसरे फाइटर ने बिना कोई मौका गवाए युवराज की गर्दन पर वार करने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने झुककर उसकी पकड़ से खुद को आजाद किया और उसके पसलियों पर एक जोरदार घुटना मारा। क्रैक! उसकी पसलियों की चटक इतनी तेज थी कि पूरे माहौल में फैल गई थी। उसके बाद जो दो फाइटर एक साथ हमला करने के लिए आए, एक ने पीछे से पकड़ने की कोशिश की और दूसरे ने सामने से घुसा मारने के लिए झपटा। युवराज ने पीछे वाले को पकड़कर खुद से झटका देकर आजाद किया और तेजी से नीचे झुककर सामने वाले के पेट पर एक जबरदस्त पंच मार दिया। सामने वाला दर्द से दोहरा हो गया। उसी पल युवराज घुमा और पीछे वाले के सिर पर इतनी तेज कोहनी मारी कि वो बेहोश होकर वो भी जमीन पर गिर पड़ा। अब 4 फाइटर जमीन पर करहा रहे थे। बाकी 6 को समझ आ चुका था कि अकेले अकेले हमला करना बेवकूफी होगी। उन्होंने चारों तरफ से घेर कर हमला करने की सोची। अब बचकर दिखाओ, एक ने दांत पीसते हुए कहा। युवराज ने हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों में क्रोध की लपटें थी। वो अपने चारों ओर घूमते हुए हमलावरों को देख रहा था। एक ने अचानक अपने बाजुओं को लपेटने के लिए युवराज की कमर की तरफ झपटा मारा, लेकिन युवराज बिजली की गति से उछला और हवा में घूमकर उसके सिर पर इतनी जबरदस्त लात मारी कि वो उलटकर 4 कदम दूर जा गिरा। दूसरे ने पीछे से पकड़ लिया, लेकिन युवराज ने अपनी ताकत लगाकर उसे अपने कंधे पर उठाया और जमीन पर पटक दिया। धड़ाम! 9वें लड़के ने युवराज की टांग पर लात मारने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने उसकी कलाई पकड़ ली और इतनी जोर से घुमाया कि उसके कंधे की हड्डी खिसक गई। आखिरी फाइटर डर चुका था। उसकी आंखों में खौफ था। वो लड़खड़ा गया और लड़ने के बजाय पीछे हटने लगा। युवराज ने धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ते हुए कहा, तुम जैसे कायरों का अंडरवर्ल्ड में कोई काम नहीं। उसने अचानक झपटा मारा और उसकी गर्दन पकड़ ली, इतनी जोर से धक्का दिया कि वो पास की दीवार से जा टकराया और बेहोश हो गया। एक ग्रुप खत्म हो गया था। युवराज अभी भी खड़ा था, सांसें भारी हो चुकी थी, लेकिन आंखों में वही चमक थी। उसने अपने ओरे को दोबारा से कंट्रोल किया और सारी शक्ति अपने अंदर दोबारा से जमा कर ली। माधव, जो अब तक तमाशा देख रहा था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसे अब समझ आ गया था कि युवराज कोई मामूली आदमी नहीं, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी और भी लोग बाकी थे। अब किसकी बारी है? युवराज ने गुर्राते हुए कहा। माधव की आंखों में गुस्से और बदले की आग दोबारा से तेज हो गई। उसने अपने सबसे घातक 2 ग्रुप्स को आगे बढ़ने का आदेश दिया। युवराज अब भी वहीं पर खड़ा सांसें तेज तेज ले रहा था, लेकिन आंखों में वही चमक, वही जुनून, और उसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठी भींची और अपने सामने खड़े दोनों ग्रुप्स को देखने लगा। ड्रैगन फाइटर्स,
जो चीन के सबसे खतरनाक मार्शल आर्ट के कुशल थे। उनके हमले बिजली से भी तेज होते थे। उनके हाथों और पैरों की ताकत किसी लोहे की छड़ से कम नहीं थी। इनकी खासियत थी ड्रैगन पंच, एक ऐसा हमला जिससे हड्डियां टूट जाती थी, और स्पिनिंग ड्रैगन किक, जो हवा में घूमकर किसी को भी बेहोश करने की ताकत रखती थी। इनके साथ आए थे शाओलिन कुंग फू फाइटर्स। शाओलिन कुंग फू फाइटर्स एकदम अलग थे। वे अपने हर वार में ताकत से ज्यादा स्पीड का इस्तेमाल करते थे। उनका ईगल क्लॉक अटैक, जिसमें वे पंजे की तरह हाथ का इस्तेमाल करके गर्दन को तोड़ सकते थे, बेहद ही घातक हमला करते थे। दोनों ग्रुप्स ने एक साथ युवराज को घेर लिया। अब चारों ओर से युवराज घिर चुका था। चारों तरफ से हमले शुरू हो गए। युवराज की सांसें गहरी हो गई। उसकी आंखों में अब कोई डर भी नहीं था, बस युद्ध की ललक थी। ड्रैगन फाइटर्स में से पहला लड़का युवराज की तरफ झटका। उसके हाथ हवा में तेजी से घूमे और उसने बिजली की तेजी से ड्रैगन पंच मारने की कोशिश की। युवराज ने आंखें गड़ाकर उसका हर मूवमेंट देखा। जैसे उसका मुक्का युवराज के चेहरे की ओर बढ़ा, युवराज ने बिजली की फुर्ती से एक कदम पीछे लिया और अपने दोनों हाथों से उसकी कलाई को जकड़ लिया। क्रैक! युवराज ने एक ही झटके में उसकी कलाई मरोड़ दी। लड़के की दर्द से चीख निकल गई। उसी पल और जो फाइटर थे उन्होंने अपनी स्पिनिंग ड्रैगन किक से हमला किया। युवराज ने नीचे झुककर खुद को बचाया और अगले ही पल अपने दाएं पैर से इतनी तेज किक मारी कि वह हवा में उछलकर 4 कदम दूर जा गिरा। अब तक ड्रैगन फाइटर सख्ते में आ चुके थे। शाओलिन ग्रुप का एक फाइटर काले कपड़ों में था। उसकी चाल बेहद फुर्तीली थी। उसने ईगल क्लो अटैक से युवराज की गर्दन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन युवराज ने दोबारा से बिजली की गति से अपने दोनों हाथों में उसकी कोहनी पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। उसका संतुलन बिगड़ गया। युवराज ने बिना कोई मौका गवाए अपना घुटना उसके सीने पर दे मारा। धड़ाम! वो लड़का हवा में उछलकर जमीन पर गिरा और दर्द से कर रहा उठा। अब बाकी 3 शाओलिन फाइटर्स एक साथ झपट गए। पहला फाइटर अपने पंजों की तरह युवराज के हाथों पर आंखों पर वार करने के लिए उछला। दूसरा उसकी टांग पर तेज लात मारने के लिए झुका। तीसरा पीछे से हमला करने के लिए तैयार था। युवराज ने हल्की सी मुस्कान दी। अब मेरी बारी। जैसे ही पहला फाइटर उसकी आंखों पर वार करने के लिए आया, युवराज ने अपने दाएं हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से उसकी कलाई को पीछे मोड़ दिया। ट्रैक! हड्डी टूट गई। उसकी चीख निकली, लेकिन युवराज ने बिना देरी किए अपने बाएं पैर से दूसरे लड़ाके के सिर पर एक जोरदार किक मार दी। तीसरे ने संभलने का मौका ही नहीं मिला। युवराज ने अपने दोनों हाथों से उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और उसकी छाती पर इतने जोर से घुटना मारा कि वो करहाता रह गया। अब तक जो ड्रैगन फाइटर गिरे थे वो दोबारा उठ चुके थे। उन्होंने एक नई रणनीति बनाई। एक ने युवराज को व्यस्त करने के लिए तेज घुसे बरसाने शुरू कर दिए, जबकि दूसरा पीछे से वार करने के लिए तैयार था। युवराज ने दोनों हाथों से आगे वाले को गुस्से को रोका। एक तगड़ा मुक्का उसे जबड़े पर मारा। पीछे वाला लड़का युवराज की टांगों पर वार करने के लिए झुका, लेकिन युवराज ने तेजी से पीछे मुड़कर उसकी गर्दन पकड़ ली और जमीन पर पटक दिया। अब कुछ ही फाइटर बच गए थे। युवराज के शरीर पर भी खून के निशान थे, लेकिन उसकी आंखों में वही आक्रोश था। और कौन कौन मरेगा? युवराज गरजा। वह अब तक माधव के अधिकतर लोगों को मार चुके थे, या फिर डरकर आधे तो भाग ही गए थे, लेकिन माधव अभी भी वहीं पर खड़ा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था, आंखों में जलती हुई नफरत थी। उसने ठीक बगल में उसका सबसे भरोसेमंद आदमी विकराल भी खड़ा था। विकराल की आंखों में ठंडा लेकिन घातक गुस्सा झलक रहा था। तो अब बचा कौन है? युवराज के अपने माथे पर बहता हुआ खून उसने पहुंचते हुए कहा। माधव ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर अपनी गर्दन घुमाकर विकराल की ओर देखा। विकराल अब भी शांत था, लेकिन उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। बचा हुआ, तुम समझ रहे हो कि लड़ाई खत्म हो गई, असली लड़ाई तो अब शुरू होगी, विकराल ने धीरे से कहा और फिर अपने हाथों की उंगलियां चटखटाई। युवराज अब भी माधव की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल में अभिमान था। उसने खुद को इस लड़ाई में पहले ही साबित कर दिया था। लेकिन तभी धड़ाम! विकराल ने अचानक बिजली की तेजी से किक मारी और जो युवराज के सीने पर जाकर लगी। युवराज कुछ कदम पीछे खिसका। उसके पैरों की पकड़ कमजोर हुई, लेकिन वो गिरा नहीं। उसकी सांसें तेज हो गई। तुम्हें क्या लगा था मैं बस खड़ा होकर यह सब देख रहा हूं? विकराल ने ठंडी हंसी के साथ कहा। युवराज ने अपनी सांसें नियंत्रित की और आगे बढ़ने ही वाला था, तभी विकराल के 15 कोबरा फाइटर सामने आ गए। ये कोई आम लड़ाके भी नहीं थे। इनकी ट्रेनिंग विशेष रूप से की गई थी। ये लोग सांप की फुर्ती से हमला करते थे, किसी जहरीले नाग की तरह। इनकी खासियत थी कोबरा स्ट्राइक, एक ऐसा हमला जिसमें विरोधी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। इन सभी ने एक जैसी ब्लैक ड्रैगन ड्रेस पहनी हुई थी और जो सुबह की धूप में हीरो की तरह चमक रही थी। वे बिल्कुल स्थिर खड़े थे, जैसे अपने शिकार को घात लगाए बैठे हों। युवराज ने अपनी सांसें गहरी की और अपने पूरे शरीर को लड़ाई के लिए दोबारा से तैयार किया। अब मौत तय है युवराज।
माधव ने गुर्राते हुए कहा। पहले फाइटर ने बिजली की तेजी से आगे बढ़कर युवराज के चेहरे पर वार किया। उसका पंच सांप से डसने की तरह तेजी से आया था। युवराज ने झुककर खुद को बचाया और तुरंत अपने घुटने से उसके पेट पर जोरदार वार किया। धड़ाम। फाइटर पीछे हट गया, लेकिन संभलते ही दूसरा फाइटर और तीसरा फाइटर दोनों एक साथ हमला करने आ गए। दूसरे फाइटर ने युवराज के कंधे पर जोरदार मुक्का मारा, जबकि तीसरे ने हवा में उछलकर एक घातक किक मारी। युवराज ने अपनी कोहनी आगे की और पहला वार रोका, लेकिन किक इतनी तेज थी कि वो थोड़ा लड़खड़ा गया। अब चौथा और पांचवा फाइटर दोनों पीछे से युवराज की गर्दन और कमर को पकड़ने के लिए आए। युवराज को पता था कि अगर वे उसे पकड़ लेंगे तो उसे तोड़कर फेंक देंगे। उसने तेजी से अपनी कोहनी को पीछे मारा और दोनों के चेहरे पर चोट लगी हुए दर्द से पीछे हट गए। बाकी के जो फाइटर थे उन्होंने अपने पैरों को हल्के से घुमाया और एक अजीब सी चाल में आ गए। युवराज ने देखा कि वे सांप की तरह अपने शरीर को घुमा रहे थे। अब बारी हमारी है, उनमें से एक ने फुफकारते हुए कहा। वे सब एक साथ झपटे। युवराज ने एक पे पेट में मुक्का मारा, दूसरे के जबड़े पर किक मारी, तीसरे को अपनी कोहनी से नीचे गिराया और चौथे को हवा पैरों में उछलकर जमीन पर पैर से पटक दिया। लेकिन ये सभी लोग कम नहीं थे। एक फाइटर ने हवा में उछलकर कोबरा टेल किक मारी जो युवराज की पसलियों पर लगी। थोड़ा युवराज पीछे हटा, फिर भी उसने खुद को संभालने की कोशिश की। विकराल दूर दूर खड़ा ये सब देख रहा था। वो देख रहा था कि युवराज कितनी ताकत से लड़ रहा है, लेकिन उसका शरीर अभी पूरा कमजोर पड़ चुका था। युवराज उसकी ट्रेनिंग और उसका स्टेमिना देखकर हैरान था कि ये ऐसा इंसान कैसे हो सकता है जो इतने लोगों को लगातार मार रहा था और खुद को कुछ भी नहीं हो रहा था। ऐसी कौन सी ट्रेनिंग ये करके आया था और इसका गुरु कौन है? वो बार बार सोच रहा था कि इसने कौन से गुरु से शिक्षा ली होगी। फिर उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, तू कितना भी ताकतवर है, लेकिन ये कोबरा जहर तुम्हें खत्म कर देगा। युवराज ने अब तक विकराल को सिर्फ देख रहा था, लेकिन अब विकराल खुद लड़ाई में कूद चुका था। उसने बिजली की तेजी से अपना हाथ आगे बढ़ाया और स्नेक पेन से युवराज के सीने पर जोरदार वार किया। धड़ाम। युवराज लड़खड़ा गया। विकराल की ताकत वाकई जबरदस्त थी। युवराज के चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई, लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। युवराज ने अपनी सांसें संभाली और अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करने की दोबारा से कोशिश की। अब क्या करेगा युवराज? क्या दोबारा से अपनी ताकत को रिस्टोर कर पाएगा? क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जल्दी से जल्दी अपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाने में मदद करें। 1000 सब्सक्राइबर होते ही एक ऐसे ही बहुत ही बढ़िया कहानी मैं आप लोगों के लिए और लेकर आऊंगा। दोस्तों, 168वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अब विक्रांत ने तेजी से वार कर दिया था युवराज पर। अब इस लड़ाई का अंत होने ही वाला था। युवराज के सामने विकराल खड़ा था, माधव का सबसे भरोसेमंद और खतरनाक आदमी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो जानता था कि अब उसकी बारी थी। युवराज, तेरा खेल खत्म। तूने मेरे आदमियों को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुझे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा, विकराल ने जोर से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई शिकार को खत्म करने से पहले उस पर हंस रहा हो। युवराज ने अपने होठों से बहता हुआ खून पोंछा और गहरी सांस लेते हुए बोला, अगर तुझे लगता है कि मैं हार जाऊंगा तो तू बहुत बड़ी भूल कर रहा है। असली खेल तो अब शुरू होगा। विकराल ने अपने हाथों की उंगलियां चटकाई। मैं तुझे अपनी सबसे खतरनाक चाल दिखाऊंगा। विनोम मूव, जिसकी वो बात कर रहा था, ये एक ऐसा मूव था जिसमें जहर की तरह ही वो दूसरे पर वार होता था और ऐसा लगता था कि जिसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया हो और आदमी एक ही बार में चित। युवराज ने अपनी आंखें सिकोड़ दी। उसने अब तक कई खतरनाक फाइटर का सामना किया था, लेकिन यह चाल कुछ अलग ही थी। विक्रांत ने बिजली की तेजी से हमला किया। धड़ाम। एक ही सेकंड में विक्रांत ने अपनी विशेष चाल विनोम मूव का इस्तेमाल किया। उसने अपने दोनों हाथों को तेजी से घुमाया और उसके हाथों की उंगलियों में छिपे स्टील नीडल्स निकले, जिनमें से जहर भरा हुआ था। युवराज ने हमले को रोकने की कोशिश की, लेकिन विकराल की रफ्तार बहुत तेज थी। चुबक। जहरीली सुइयां युवराज के शरीर में समा गई। युवराज के शरीर में झटके से एक अजीब सा कंपन हुआ। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वो लड़खड़ाया और फिर धड़ाम वो जमीन पर गिर पड़ा। युवराज का पूरा शरीर कांपने लगा। उसकी चमड़ी अचानक नीली पड़ने लगी। उसके चेहरे से हल्का सा झाग भी निकलने लगा। उसकी धड़कन भी धीमी पड़ रही थी। माधव और विकराल की जोरदार हंसने की आवाज आई। माधव ने आगे बढ़ते हुए युवराज के चेहरे पर एक ठोकर मारी और बोला, अब तू बस कुछ ही मिनटों का मेहमान है। इस जहर का कोई इलाज नहीं। तुम्हें पता भी है ये जहर कैसे काम करता है। युवराज ने अपनी धुंधली होती आंखों से माधव को देखा। माधव झुका और फुसफुसाया, ये जहर तुझे अंदर से धीरे धीरे तोड़ देगा,
पहले तेरे हाथों की ताकत जाएगी, फिर तेरी टांगे जवाब दे देगी, फिर तेरा दिल धड़कना बंद कर देगा। युवराज के कानों में उसकी आवाज गूंज रही थी। उसके हाथ सुन्न होने लगे थे, उसकी उंगलियां हिल भी नहीं रही थी। लेकिन युवराज हार मानने वालों में से नहीं था। युवराज ने पूरी ताकत लगाकर अपने घुटने को जमीन से उठाने की कोशिश की, लेकिन अब उसका शरीर कांप रहा था, उसका जबड़ा खिंच गया था। मैं मैं हार नहीं मानूंगा, उसने दबी हुई आवाज में कहा। माधव ने ठहाका लगाया। युवराज, अब तू कुछ भी नहीं कर सकता, तेरे शरीर में जहर फैल चुका है। विकराल ने आगे बढ़कर युवराज के सीने पर एक जोरदार किक मारी। फिर एक बार फिर से युवराज जमीन पर गिर गया। माधव का घिनौना चेहरा एक कुटिल मुस्कान से भर गया था। उसकी आंखों में वासना की आग थी और वो ठहाका मारते हुए युवराज के बेबस पड़े शरीर को देख रहा था। देखना अब तू कैसे हम तेरी बीवी के सामने ही। उसने युवराज के बालों को खींचकर उसका चेहरा ऊपर उठा लिया। युवराज की आंखें बंद थी, उसका शरीर जहर के असर से नीला पड़ चुका था, उसकी सांसें कमजोर हो रही थी। माधव ने घूरकर कोने में खड़ी माही और टीना की ओर देखा। माही की आंखें डर और बेबसी भरी हुई थी, उसके चेहरे पर आंसू की लकीरें साफ झलक रही थी। टीना ने उसे कसकर पकड़ रखा था, लेकिन वो खुद भी भयभीत थी। अब देख, तेरे सामने तेरा सब कुछ छीन लूंगा, ये कहकर माधव ने अपनी गंदी नीयत से भरा हाथ माही की ओर बढ़ा दिया। अबे अबे, मेरी बीवी को हाथ भी मत लगाना। अचानक एक गगनभेदी चीख ने हवा को चीर डाला। माधव वहीं के वहीं रुक गया, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गई। वो पलटा और देखा, युवराज खड़ा हो चुका था। उसका बदन अब भी कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही ज्वाला थी। माधव की हंसी अब चेहरे पर जम चुकी थी। ये ये कैसे हो सकता है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। विकराल, जो अब तक अपनी जीत का जश्न मनाने की सोच रहा था, तुरंत युवराज की तरफ लपका। लेकिन वो युवराज नहीं था कुछ देर पहले जो जमीन पर पड़ा कर रहा था। ये वो युवराज था जिसने अपनी आखिरी ताकत भी झोंक देने की ठान ली थी। विकराल ने गुस्से में आकर कहा। स्नैक पंच का वार किया, लेकिन इस बार युवराज पहले से तैयार था। धम! युवराज ने अपनी पूरी ताकत के साथ उसका वार रोका और तुरंत एक टाइगर किक से विकराल को पीछे धकेल दिया। विकराल गिरा, लेकिन तुरंत संभलते हुए फिर से झपटा। अबे, मेरा जहर इसके शरीर में काम क्यों नहीं कर रहा? तो नहीं लड़ सकता, ये कुछ और ही है, विकराल ने गुस्से में कहा। युवराज हंसा। मेरे शरीर में जहर होगा, लेकिन मेरी आत्मा अभी भी जिंदा है। विकराल ने अपनी कोबरा स्ट्राइक का इस्तेमाल किया, लेकिन युवराज ने बिजली की तेजी से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और घुटने से उसके सीने पर जोरदार प्रहार किया। धड़ाम! विकराल जमीन पर गिर पड़ा। युवराज ने कोई मौका नहीं छोड़ा। उसने विकराल के जबड़े पर इतनी जोरदार लात मारी कि उसकी गर्दन तुड़ मुड़ गई। विकराल अब जमीन पर तड़प रहा था। माधव यह सब देखकर पीछे हटने लगा था। उसकी आंखों में पहली बार डर झलकने लगा था। युवराज ने जमीन पर पड़ी एक तलवार उठाई। माधव का मुंह सूख गया, उसके पैर पीछे हटने लगे। युवराज, रुको, हमें आपस में लड़ाई करने की जरूरत नहीं, माधव ने घबराहट में कहा। युवराज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। तूने मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश की। युवराज की आंखें लाल हो चुकी थी। माधव और पीछे नहीं जा सकता था। अब तुझे भी वही दर्द महसूस कराऊंगा माधव। माधव ने एक आखिरी बार कोशिश की और तेजी से अपने बंदूक निकालने के लिए कमर की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन छटाक! युवराज की तलवार माधव के सीने के आर पार हो चुकी थी। माधव की आंखें फटी की फटी रह गई, उसके होठों से खून बहने लगा। उसने एक बार अपनी छाती की ओर देखा, फिर युवराज की तरफ। मुझसे यह नहीं हो सकता, और अगले ही पल उसकी सांसें रुक गई। माधव की लाश जमीन पर गिरी पड़ी थी। युवराज ने तलवार निकालते ही खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी पूरी ताकत जवाब दे चुकी थी। वो भी एकदम जमीन पर फिर से गिर पड़ा। माही चीखती हुई उसकी तरफ दौड़ी। युवराज! युवराज! क्या हुआ युवराज? उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था, उसकी सांसें धीरे धीरे कम हो रही थी। माही ने उसके चेहरे पर अपने हाथों में लिया। नहीं, नहीं युवराज, तुम मुझे नहीं छोड़कर जा सकते। युवराज, तुम्हें उठना ही होगा, प्लीज युवराज। टीना ने भी रोते हुए माही के पास आई। युवराज ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और हल्की सी मुस्कान थी। मैंने मैंने अपना बदला ले लिया। माही की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हें तुम्हें कुछ नहीं होगा युवराज, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। नहीं युवराज, कोई कोई हॉस्पिटल के लिए चलो, कोई कोई एम्बुलेंस बुलाओ। माही डर के मारे एकदम बड़बड़ाने लगी थी। युवराज की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। युवराज! माही चीख रही थी, टीना भी कांप रही थी। आसमान में सूरज चमक रहा था, लेकिन इस लड़ाई के मैदान में सिर्फ मौत की छाया थी। टीना ने तुरंत स्थिति संभालते हुए कहा। दीदी, दीदी, यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्या करें दीदी? चलो चलो, जल्दी चलो दीदी, हॉस्पिटल चलना ही होगा।
माही ने हाँ में सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर जैसे तैसे युवराज को उठाया। टीना ने पहले ही माधव की जेब से गाड़ी की चाबी निकाल ली। उसने चाबी कोई स्विच दबाई और जिस गाड़ी का लॉक खुला, दोनों युवराज को लेकर उस गाड़ी की तरफ बढ़े जिसका लॉक खुला था। टीना ने तेजी से दरवाजा खोला। माही जल्दी करो, युवराज को पीछे लेकर बैठो, टीना ने गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करते हुए कहा। माही ने हड़बड़ाकर युवराज को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाया और खुद उसके पास बैठ गई। गाड़ी जोर की आवाज पर एक साथ सड़क पर दौड़ी। पीछे सीट पर बैठी माही का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने युवराज का सिर अपनी गोद में रखा हुआ था। युवराज की आंखें आधी खुली थी, लेकिन उनमें अब जीवन की चमक कम हो रही थी। माही ने घबराते हुए उसके चेहरे पर हल्का थप्पड़ मारे। युवराज, युवराज आंखें खोलो, युवराज मुझे देखो, युवराज तुम्हारी माही तुम्हारे पास ही है, युवराज आंखें खोलो। युवराज की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। उसके होठ सूख चुके थे और शरीर अब ठंडा पड़ने लगा था। माही की आंखों में आंसू की धाराएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तुमने कहा था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, फिर अब क्यों जा रहे हो युवराज? तुम्हारी माही तुम्हारे पास ही है युवराज, मैं कभी भी तुमसे नाराज नहीं होंगी। युवराज आंखें खोलो, युवराज। उसने युवराज के सीने पर अपना सिर रख दिया और जोरों से रो पड़ी। टीना सामने बैठी थी, लेकिन उसकी आंखों में बार बार रियर व्यू मिरर में झांक रही थी। उसने देखा कि माही रोते रोते पागल हो रही थी। टीना को माही की हालत देखकर खुशी तो हो रही थी, लेकिन वो युवराज को भी खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने एक्सीलेटर पर जोर दिया और गाड़ी हवा से बातें कर रही थी और तेजी से अपने आगे की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में ट्रैफिक था, लेकिन टीना ने कोई परवाह नहीं की। उसने हॉर्न पर जमाकर हाथ रखा और आगे गाड़ियों के इशारे से हटने का लिए बार बार हॉर्न दबाती रही। जल्दी करो टीना, बहुत देर हो रही है, माही ने चिल्लाते हुए कहा। टीना की आंखें में भी अब भर आई थी, लेकिन उसने अपने हाथों की स्टीयरिंग से हाथ नहीं हटाया। माही ने अपनी उंगलियां युवराज के नस पर रखी। उसका दिल एक पल के लिए थम सा गया। नब्ज बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि वो मुश्किल से महसूस हो रही। नहीं 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 युवराज, नहीं युवराज, तुम्हें उठना ही होगा युवराज। माही अब बुरी तरह कांप रही थी। उसने युवराज की छाती पर हल्की थपकी थी। उठो युवराज, युवराज उठो, मुझे छोड़कर मत जाओ युवराज। टीना ने पीछे देखा और गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। अब सड़क पर हर चीज धुंधली दिखाई दे रही थी। माही ने युवराज के चेहरे पर झुककर देखा। युवराज के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो आखिरी बार माही को देखकर मुस्कुरा रहा हो। जब तक जिंदगी थी तुम मुझसे दूर जा रही थी, लेकिन मरते वक्त मेरे साथ हो, मुझे इसमें खुशी मिल रही है। जैसे युवराज अंदर ही अंदर अपने होठों में इसी बात को लेकर दबाए हुए थे। माही के होठ कांपने लगे। उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से युवराज के चेहरे को पकड़ लिया। नहीं नहीं प्लीज युवराज, मैं तुम्हें बचा लूंगी, तुम्हें नहीं है खो सकती युवराज, तुम्हें उठना ही होगा युवराज। इतने में गाड़ी एकदम से जोर से अस्पताल के सामने आकर रुक गई। टीना ने गाड़ी से छलांग लगाई और हॉस्पिटल स्टाफ को आवाज दी, इमरजेंसी, इमरजेंसी, जल्दी से स्ट्रेचर लाओ। माही ने युवराज को कसकर पकड़ रखा था। उसके आंसू चेहरे पर गिर रहे थे। अस्पताल के वार्ड बॉय दौड़ते हुए आए और स्ट्रेचर लेकर आए। उन्होंने युवराज को स्ट्रेचर पर डाला और अंदर दौड़ पड़ी। माही ने देखा युवराज की उंगलियां अब भी उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसने झटकर उसका हाथ पकड़ा। मैं यही हूं युवराज, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब क्या होगा आगे? क्या युवराज बचेगा या माही उसे हमेशा के लिए खो देगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों 169वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। टीना और माही युवराज को हॉस्पिटल लेकर आ गई थी। वार्ड बॉय युवराज को स्ट्रेचर पर डालकर इमरजेंसी वार्ड में ले जाने लगे। माही ने देखा युवराज की उंगलियां अब भी उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसने झपट कर हाथ पकड़ा। मैं यही हूं युवराज, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। वार्ड बॉय स्ट्रेचर जो अंदर इमरजेंसी आईसीयू में ले गई। माही उसके साथ जा रही थी, लेकिन उसको आईसीयू के दरवाजे पर रोक लिया गया। माही दरवाजे पर लगे छोटे से कांच में से युवराज को देखने की कोशिश कर रही थी। तभी टीना उसके पास आई। उसने माही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, माही दीदी कुछ नहीं होगा, युवराज को तुम अब आराम से बैठ जाओ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूं, जब तक युवराज ठीक नहीं हो जाता मैं यहीं से हिलूंगी नहीं, माही ने कहा। माही की बात सुनकर टीना सोच में पड़ गई। उसने मन ही मन कहा, यह तो काम खराब हो जाएगा। माही वापस युवराज के नजदीक आ रही है, मुझे ये रोकना होगा। तभी उसके मन में एक प्लान बना। उसने माही से कहा, माही वैसे मॉम डैड भी इसी हॉस्पिटल में भर्ती है, मैं उनको देखने जा रही हूँ। तुम्हारे और युवराज की दुश्मनियों की वजह से वो भी ट्रबल कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में दूसरी बार जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन मैं मॉम डैड को बहुत प्यार करती हूँ। टीना की बात सुनकर माही असमंजस में पड़ गई। उसके मन में फिर से वही ख्याल आ गया
युवराज की दुश्मनियों की वजह से उसके और उसके परिवार की जान को खतरा है। उसने टीना से कहा। हाँ टीना, लेकिन लेकिन क्या करें? थोड़ी देर के लिए तो मैं भूल ही गई थी कि हम सब के हालात युवराज की वजह से ही। इस बार तो सरासर युवराज की गलती थी। अगर वो माधव को ना उठाता तो जोगिंदर हमें परेशान भी नहीं करता। फिर उसने एक गहरी सांस ली और इस पूरे इंसिडेंट के बारे में सोचने लगी। उसकी आंखों के सामने बीते कुछ पलों का भयानक मंजर घूमने लगा। जैसे उसको युवराज और वसीम की एंट्री याद आई, उसने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, टीना, टीना, एक बात तो हम भूल ही गए। क्या? टीना ने हैरानी भरी नजरों में उसकी तरफ देखते हुए कहा, वसीम, वसीम के बारे में। वो भी तो वहीं पर घायल पड़ा है। उसने भी हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। हमें भी उसको बचाने के लिए कुछ करना होगा, माही ने कहा। टीना भी उसकी बात पर कुछ सहमत थी। आखिर वसीम ने उन दोनों की जान बचाने के लिए भी अपने आप को जोखिम में डाला था। उसने माही से कहा, मैं वहां भी एम्बुलेंस भेजती हूँ और वसीम को बचाने के लिए कहती हूँ। ये कहते हुए टीना वहां से हॉस्पिटल के रिएक्शन की तरफ जाने लगी। माही वहीं पर सोचने लगी। थोड़ी देर सोचने के बाद माही ने मन ही मन कहा, युवराज तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। ये रिश्ता हम दोनों के साथ साथ हमारे परिवार के लिए भी खतरा बनता जा रहा है। ये सब कहते हुए माही की आंखें फिर से नम हो गई। उसने फिर एक बार आईसीयू के दरवाजे के अंदर झांकने की कोशिश की तो उसने देखा कि युवराज को ऑक्सीजन मास्क लगा दिया गया था और डॉक्टर उसकी जांच में लगे थे। थोड़ी देर में डॉक्टर जैसे ही बाहर आया, माही ने उसको रोक लिया और पूछा, डॉक्टर, डॉक्टर कैसा है वो? उसे क्या हुआ है? माही बहुत बेचैन दिखाई दे रही थी। इनके सिम्टम्स देखकर तो लग रहा है कि उसे किसी तरह का जहर दिया गया है। मैंने टेस्ट करवाया है, उसमें 15 से भी ज्यादा टॉक्सिन्स निकले हैं। ये सारे वो टॉक्सिन्स हैं जो जहरीले सांपों, जहरीली घास और जहरीले फूलों से निकाले जाते हैं। मैं आपको कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता हूँ। उस लड़के की हालात अभी ठीक नहीं है और आगे भी लगता है कि ज्यादा बात बिगड़ने वाली है। एक दफा अगर जहर पूरे शरीर में फैल गया तो उसे टाइम से रहते नहीं निकाल पाए तो। इतना कहते हुए डॉक्टर थोड़ा रुका और फिर आगे बोला, तो आई एम सॉरी, हॉस्पिटल आपकी मदद नहीं कर पाएगा। डॉक्टर ने माही को समझाते हुए अपनी पूरी बात की। डॉक्टर को लग रहा था कि माही एक मामूली लड़की है, जो ये अंदर जो लड़का लेटा हुआ है यह भी कोई आम परिवार से है। ऐसे में उसे लगा कि माही के पास इतने पैसे नहीं होंगे जो सही से युवराज का इलाज करवा सके। अगर वह ऐसे हाल में पैसे भी दे देते तो वो पेशेंट की जान नहीं बचा सकते थे। इसलिए डॉक्टर पहले ही मान चुका था कि उस लड़की की मौत तो निश्चित थी। आप ये कैसे कह सकते हैं कि कुछ नहीं हो सकता? आपको क्या चाहिए मुझे बताओ। पैसे चाहिए आपको, इलाज करने के लिए पैसे चाहिए आपको। पैसे ये लगेंगे ना, मैं आपको जितना कहोगे उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। कितना चाहिए? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, कितना भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप बस अभी के अभी इनका इलाज शुरू करो, प्लीज अभी, माही ने कहा। उसे पहले ही समझ नहीं आ रहा था डॉक्टर ऐसे क्यों बोल रहा है, इसलिए वो सीधा ही पैसों की बात पर आ गई। अरे आप प्लीज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जो जहर आपके पति को दिया गया है उसे पैसों से बाहर नहीं निकाला जा सकता। ऐसे में हम लोग चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, डॉक्टर ने कहा। उसे लग रहा था कि माही पागल हो गई है। उसे माही का हुलिया देखकर लग रहा था कि यह फटीचा से लड़की कहां से करोड़ों रुपए ला सकती है। उसको यह मालूम ही नहीं था कि जो आदमी अंदर लेटा हुआ है उसके साथ पूरे हॉस्पिटल को पलक झपकते ही खरीद सकता है। माही को अब जब डॉक्टर का काम समझ नहीं आ रहा था तो उसने तुरंत काव्या को कॉल की और पूरी बात बताई। काव्या भी कुछ देर में हॉस्पिटल पहुंच गई। जैसे ही काव्या हॉस्पिटल पहुंची, माही उसके पास आई और उसे गले लगाते हुए रोने लगी। काव्या ने उसके पीठ को सहलाते हुए कहा, चिंता मत करो माही, मैं युवराज को कुछ नहीं होने दूंगी। काव्या ने खुद डॉक्टरों से बात की और काव्या को भी वही बताया जो डॉक्टरों ने माही को बताया था। इस जहर के उनके पास कोई इलाज नहीं है। काव्या ने जब सुना तो वो देश के टॉप डॉक्टर को हॉस्पिटल में बुलाने लगी, लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया। आखिर में डॉक्टर वरुण ने काव्या से कहा, मैं अभी के लिए युवराज के शरीर से जहर का असर कम कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे एक दवाई चाहिए। मैं उसे युवराज की जिंदा रहने में क्षमता थोड़ी सी बढ़ा सकता हूँ। वो दवा हर रोज युवराज को दी जानी चाहिए और उस एक दिन के दवा की कीमत 10 लाख रुपए है। लेकिन काव्या और माही को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दवा की कीमत क्या थी। वो तो बस कैसे न कैसे युवराज को ठीक करना चाहती थी। जब उन्होंने देखा कि युवराज हॉस्पिटल के बेड पर बेहोश लेटा हुआ है तो उनका दिल बैठ गया था। काव्या ने डॉक्टर को युवराज का इलाज चालू करने के लिए कहा और माही के साथ लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ गई। वो सिर्फ इसी इलाज के सहारे नहीं बैठ सकती थी, वैसे भी ये एक टेम्परेरी इलाज था। काव्या हॉस्पिटल से निकली और सीधा सिंघानिया पैलेस के लिए नासिक जाने लगी। माही भी उसके साथ थी। कुछ ही घंटे में वो दोनों नासिक पहुंच गई और सिंघानिया पैलेस के बाहर खड़ी थी। माही ने जब सिंघानिया पैलेस देखा तो उसको देखती ही रह गई। ये पैलेस बहुत बड़ा था,
बिल्कुल पुराने राजा महाराजाओं की पैलेस की तरह। बड़े बड़े दरवाजे और संगमरमर की दीवारें, जिनकी सफेदी पर एक हल्का सा दाग भी नहीं था। वो एक ऐसी पैलेस के माइन दरवाजे की तरफ देख रही थी। काव्या ने जब उसको ऐसे ही खड़ा देखा तो कहा, माही क्या हुआ, रुक क्यों गई? चलो अंदर चलो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मैं तुम्हें अपनी हेल्प के लिए यहाँ लेकर आई हूँ। ये कहते हुए काव्या ने माही का हाथ पकड़ा और उसको खींचते हुए अंदर लेकर जाने लगी। वो माही को लेकर सीधा पैलेस की लाइब्रेरी में चली गई। यहाँ कम से कम 20,000 किताबें थी। माही को कुछ समझ नहीं आ रहा था काव्या उसको यहाँ लाइब्रेरी में क्यों लेकर आई है। तभी काव्या उसको खींचकर लाइब्रेरी के पीछे वाले सेशन में ले गई। माही ने जब वहां लगा बोर्ड देखा तो उसको समझ आया कि क्यों काव्या उसको इस लाइब्रेरी में लेकर आई है। बोर्ड पर लिखा हुआ था, दुनिया के खतरनाक जहर और उनके इलाज। इस सेशन के लगभग 400-500 किताबें थी जो बस खड़ी खड़ी बोर्ड की तरफ देख रही थी। माही ऐसी खड़ी देखती न रहो, जल्दी से किताबें पढ़नी शुरू करो। इन किताबों से ही हमें युवराज को दिए हुए जहर को बचाने का तरीका मिलेगा। ये कहते हुए काव्या खुद भी किताबें पढ़ने लगी। माही भी उसकी बात सुनते सुनते होश में आई। उसने एक किताब उठाई और उसको पढ़कर देखने लगी। दोनों एक एक करके सभी किताबों को पढ़ते जा रही थी, लेकिन उनके हाथ में कोई सफलता नहीं लगी। उनको किताबें पढ़ते पढ़ते 8 से ज्यादा घंटे बीत चुके थे। माही के कांपते हाथ उन पन्नों को पलट रहे थे। हर पन्ने के साथ उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। कुछ तो होनी चाहिए, कहीं तो इलाज होगा, उसने खुद से बुदबुदाया। उसकी आवाज दर्द और निराशा से भरी थी। काव्या भी बगल में बैठी किताबों के पन्ने पलट रही थी। उसकी आंखों में थकान झलक रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हार मानने का कोई निशान नहीं था। युवराज की हालत अब और भी बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, लेकिन माही और काव्या के पास हार मानने का समय नहीं था। तभी माही की नजर एक किताब पर पड़ी, जिस पर लिखा था, जिनसेंग प्लांट जहर का एंटीडोट। माही ने तुरंत उस किताब को उठाया और पढ़ने लगी। जैसे उस किताब में 10वें पेज पर पहुंची तो उस पर हेडिंग में लिखा हुआ था, कोबरा फाइटर्स वेनम अटैक एंटीडोट। यह पढ़ते ही माही की उंगलियां उस पेज पर रुक गई। उसने तेजी से पेज पर नजर दौड़ाई और जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। जिनसिंग प्लांट, यह प्लांट चीन और नेपाल के पूर्वी इलाकों में पाया जाता है। कोबरा फाइटर्स के वेनम अटैक में दिए गए जहर से बचने का सिर्फ यही एकमात्र एंटीडोट है। जिनसिंग को कम से कम 100 साल पुराना प्लांट ही एंटीडोट का काम कर सकता है। माही ने यह पढ़ा तो उसने काव्या से कहा, दीदी दीदी मुझे इलाज मिल गया है। काव्या ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। क्या क्या सच में? लाओ दिखाओ, कहाँ है, मुझे दिखाओ, काव्या ने पूछा और किताब लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। माही ने भी पेज दिखाते हुए कहा, ये देखिए दीदी, इसमें लिखा है कोई जिनसिंग नाम का प्लांट है जिसकी जड़ों में एंटीडोट बनता है, लेकिन ये जिनसिंग कम से कम 100 साल पुराना होना चाहिए। यह सिर्फ चीन और नेपाल के कुछ इलाकों में मिलता है। माही की बात सुनकर काव्या की आंखें चौड़ी हो गई। वो सोच में पड़ गई। एक तो ये प्लांट पहले ही मिलना मुश्किल था, और यहाँ तो कम से कम 100 साल पुराना प्लांट कहाँ से ढूंढे। उसने चिंतित होते हुए कहा, क्या लगता है आपको, क्या माही और काव्या जिनसिंग प्लांट को ढूंढ पाएगी? क्या युवराज को एंटीडोट मिल पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवाएं। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, और साथ में कमेंट करके जरूर बताओ कि कहानी कैसी लग रही है। आप कहानी को पूरा देखते हैं और एक लाइक भी नहीं करते, तो दोस्तों मेरे लिए एक लाइक जरूर करें। दोस्तों 170वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। माही को जब जिनसिंग नाम का प्लांट के जहर का एंटीडोट के नाम का पता चला तो उसने काव्या को दिखाया, और काव्या ने भी जिनसिंग प्लांट के बारे में पता चला तो उसने चिंतित होते हुए कहा, 100 साल पुराना जिनसिंग इतनी आसानी से कहाँ मिलेगा? माही ने घबरा कर काव्या की ओर देखा, लेकिन हमें यह चाहिए, वरना वो आगे कुछ नहीं बोल पाई। वो सोच में पड़ गई कि इस प्लांट का अरेंजमेंट कहाँ से करे। थोड़ा टाइम सोचने के बाद काव्या ने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। कुछ ही रिंग्स के बाद सामने वाले ने फोन उठाया और एक भारी लेकिन रिस्पेक्ट से भरी हुई आवाज आई। उसने युवराज के असिस्टेंट चंदन को कॉल किया था। हेलो मैम। दूसरी तरफ से चंदन की विनम्र आवाज आई। काव्या ने बिना किसी भूमिका के सीधे कहा, चंदन मुझे हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी के उन सभी डिस्ट्रीब्यूटर के नंबर चाहिए जो हमें जड़ी बूटी सप्लाई करते हैं। उनको इन्फॉर्म करो कि मैं उनसे बात कर चाहती हूँ, सभी कोऑपरेट करें। जी मैम, मैं तुरंत इंतजाम करता हूँ, चंदन ने तुरंत जवाब दिया। काव्या ने फोन काट दिया और बेचैनी से अपनी उंगलियां मेज पर बजाने लगी। माही उसकी आंखों में बेचैनी साफ देख रही थी। कुछ ही मिनटों में काव्या के फोन पर एक के बाद एक नंबर आने लगे। काव्या ने एक एक करके सभी डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करना शुरू किया। क्या आपके पास 100 साल पुराना जिनसिंग उपलब्ध है? नहीं मैडम, ऐसा दुर्लभ पौधा तो हमारे पास नहीं मिलेगा। क्या आप किसी को जानते हैं जिसके पास हो? नहीं मैडम। हर किसी का जवाब बस निराशा लेकर आ रहा था।
काव्या बार बार फोन मिला रही थी, लेकिन हर कॉल के बाद उसका चेहरा और उतरा हुआ दिखाई देने लगा था। माही चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। आखिरकार नेपाल और चीन के कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी काव्या ने कांटेक्ट किया, लेकिन हर जगह से वही जवाब आया, इतना पुराना जिनसिंग हमारे पास नहीं मिलेगा। माही का दिल बैठने लगा। तभी एक कॉल पर चीन के एक डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर रेन स्किन जेंग से बात हुई। हाँ मिस काव्या, हमारे पास एक जिनसिंग का पौधा है, आपको मिल सकता है। यह बात उसने चीन की मंडारिन लैंग्वेज में कही थी। उसकी बात सुनकर काव्या की आंखों में चमक आई। उसको एक उम्मीद की किरण दिखाई थी। क्या सच में हमें ये चाहिए? इसके लिए हमें क्या करना होगा? काव्या ने उत्साह भरे कहा, मिस काव्या, हमने वो प्लांट पिछले 13 साल से प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इसके लिए उसकी कीमत थोड़ी। मिस्टर रेन के ट्रांसलेट में कही गई बात काव्या ने उसको बीच में ही रोकते हुए पूछा, क्या कहा आपने? 13 साल? जी मिस काव्या, सही कह रहे हैं कि 13 साल से प्रिजर्व करके रखा हुआ है, ट्रांसलेटर ने बताया। काव्या की उत्सुकता पल भर में गुस्से में बदल गई। मैंने आपको 100 साल पुराने जिनसंग के बारे में पूछा है, फिर आप 13 साल पुराने जिनसंग की बात क्यों कर रही हैं? अगर आपके पास 100 साल या उससे भी ज्यादा पुराना प्लांट है तो मैं उसके लिए कितना भी पैसा दे सकती हूँ, काव्या ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। सामने से रेंग ने कहा, मिस काव्या, आप क्या बात कर रही हैं? ये 13 साल पुराना जिनसंग भी मिलना बहुत मुश्किल है, और आप 100 साल पुराना मांग रही हैं। मैंने 100 साल पुराने जिनसंग की बात की थी। 13 साल पुराना जिनसंग तो हमें किसी काम का भी नहीं। काव्या के चेहरे पर गुस्सा था। उसने फोन काट दिया और जोर से मेज पर रखा। कहाँ मिलेगा ये 100 साल पुराना जिनसंग? कोई रास्ता नहीं दिख रहा। यह आवाज उसके गुस्से और बेबसी से कांप रही थी। माही भी चुपचाप उसकी ओर देख रही थी। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये 100 साल पुराना जिनसंग होता ही क्या है, क्योंकि आज तक उसने कभी भी ऐसे जड़ी बूटी के बारे में सुना ही नहीं था। वो एक ऐसे परिवार से थी जहां इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। हालांकि काव्या थोड़ा बहुत समझती तो थी कि जिनसेंग कोई प्लांट है जो किसी भी जहर को ठीक कर सकता है। काव्या की सांसें तेज हो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। नहीं, नहीं, हम हार नहीं मान सकते। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, माही ने धीरे से कहा। जी दीदी, हम कोई जरूर रास्ता तो निकालेंगे। ये नामुमकिन है। आखिर कहां से मिलेगा 100 साल पुराना जिनसेंग? माही ने फिर से कहा। काव्या को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा 100 साल पुराना जिनसिंग मिलेगा कहाँ। माही, जो अब तक शांत खड़ी थी, वो धीरे धीरे काव्या के पास आई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चिंतित भाव में काव्या को देखा और धीरे से बोली, दीदी, आप चिंता मत करो। ये गुस्से करने का नहीं, हल ढूंढने का समय है। हमें जल्दी से जल्दी जिनसिंग चाहिए, नहीं तो। माही के लफ्ज अधूरे रह गए, लेकिन उसकी गंभीरता दोनों को महसूस हो रही थी। काव्या ने गहरी सांस ली और अपने हाथों को बालों में फिराते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। उसकी आंखों में असहायता थी। माही, मैंने हर संभव कोशिश कर ली। चीन और नेपाल तक फोन कर लिया, लेकिन किसी के पास 100 साल पुराना जिनसिंग नहीं। अब हम करें तो क्या करें? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। माही को भी समझ आ गया था कि काव्या इस बात को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही है। वो धीरे धीरे उसके पास गई। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। दीदी, आप ऐसे भी चिंता मत कीजिए और उम्मीद भी मत न छोड़िए। जो आप कहीं ना कहीं तो छिपा होगा, हमें बस सही जगह तलाशनी होगी। काव्या की आंखें नम थी। वो गहरी सोच में डूब गई थी। अचानक माही की नजर सामने रखी एक किताब पर पड़ी। किताब का टॉपिक था नेपाली एंड चाइनीज हर्ब्स फॉर सिंघानियाज। माही ने किताब की तरफ गौर से देखा। उसे कुछ अजीब लगा। उसने एक धीरे से किताब उठाई और उसके पहले पन्ने को खोला। पहली लाइन पढ़कर उसकी आंखें चमक उठी। सिंघानिया परिवार की 100 साल से पुरानी जड़ी बूटी। माही के हाथ कांप गए। वो तेजी से किताब के पन्ने पलटने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई। दीदी, दीदी देखो, ये किताब हमारे ही परिवार की जड़ी बूटियों के बारे में है, उसने उत्साहित होते हुए कहा। काव्या ने तुरंत किताब की ओर देखा। उसने झपट कर किताब ली और तेजी से पढ़ने लगी। नेपाल के पूर्वी इलाकों में सिंघानिया परिवार का एक गांव लतेंग है। वहां सिंघानिया परिवार के सदस्यों के लिए जरूरी जड़ी बूटियां आरक्षित की गई है। काव्या के हाथों में हल्का सा कंपन हुआ। माही ने उत्साह से कहा, दीदी, हो सकता है कि वहां पर हमें 100 साल पुराना जिनसिंग मिल जाए। काव्या की आंखों में नई चमक आ गई। हाँ, हाँ, हमें तुरंत लोतांग जाना पड़ेगा। काव्या ने बिना समय गवाए चंदन को फोन लगाया। चंदन, हमें तुरंत नेपाल जाना होगा। एक गांव है लतोंग, वहां पर हमें कुछ मिल सकता है। चंदन ने बिना सवाल जवाब किए कहा, जी मैम, मैं अभी टिकट्स बुक करता हूँ। माही ने खुश होकर कहा, दीदी, हम युवराज को बचा लेंगे। काव्या ने अपनी मुट्ठी भींची और उत्साह से कहा, हाँ बिल्कुल। उधर युवराज हॉस्पिटल के कमरे में अचेत पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ा था
होठों की लालिमा बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। हर गुजरते सेकंड के साथ उसकी सांसें धीमी पड़ती जा रही थी। इधर काव्या और माही दोनों जल्दी से जल्दी अपना सामान पैक कर रही थी। असल में ये सामान सिर्फ जरूरतों के नाम पर उठाया जा रहा था, क्योंकि उनका असली ध्यान सिर्फ एक ही चीज पर था, जिनसिंग का प्लांट। काव्या अपने सूटकेस में कुछ जरूरी कागज रख रही थी जब उसकी नजर एक छोटे सी तस्वीर पर पड़ी। युवराज की बचपन की तस्वीर। उसमें वो मुस्कुरा रहा था, आंखों में शरारत थी और चेहरे पर नटखटपन। उसने तस्वीर को हल्के से छुआ और उसकी आंखें भर आई। युवराज, तुझे कुछ नहीं होने दूंगी, मेरी जान की कसम, मैं तुझे बचा कर ही रहूंगी। माही, जो अब तक अपने ट्रायल बैग की चैन बंद कर रही थी, उसने जब काव्या को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई और धीमे से कदमों से आगे बढ़ी और धीरे से बोली, दीदी, हम उनको बचा लेंगे, है ना? काव्या ने अपने आंसू पोंछते हुए माही की तरफ देखा। माही की हालत उससे भी ज्यादा खराब थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे, होठ सूख गए थे और चेहरे पर सिर्फ चिंता ही चिंता और डर का साया था। काव्या ने उसका हाथ थामा, मजबूती से कहा, हाँ, हम बचा लेंगे माही, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। दोनों ने अपनी पैकिंग पूरी की और एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ी। माही गाड़ी चला रही थी। गाड़ी पूरी रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रही थी। माही की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन पुरानी यादों में खोया हुआ था। वो याद कर रही थी कि वो शादी के बाद पहली बार युवराज सिंघानिया के साथ हाउस में दाखिल हुई थी। उनके सुहागरात की बातें भी उसके जहन में लगातार चल रही थी। माही, अब से ये घर तुम्हारा है, कोई भी परेशानी हो सबसे पहले मुझे बताना। युवराज की वो आवाज अब उसके कानों में गूंज रही थी। वो उसे देखकर मुस्कुराई थी और कहा था, अगर तुम मुझसे परेशान हो गई तो? युवराज ने हंसते हुए जवाब दिया था, तुम तो मेरी जान हो, भला तुमसे कैसे परेशान हो सकता हूं? अब वही युवराज बेजान पड़ा था। वही शरारती आंखें अब बंद थी और वही मुस्कान अब गायब हो गई थी। माही कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में बहते आंसू उसके दर्द बयां कर रहे थे। माही, रोने से हमारी ताकत कम होगी, हमें मजबूत बनना होगा, काव्या ने उसे देखते हुए कहा। माही ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और कहा, दीदी, युवराज के लिए मैं मौत से भी लड़ने के लिए तैयार हूं। काव्या ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि हमें नेपाल में जिनसिंग मिल जाएगा। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या काव्या और माही को जिनसिंग मिल पाएगा? क्या युवराज की तबीयत ठीक हो पाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी इस कहानी बेमानी मोहब्बत के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और हमें जरूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है।